कक्षा 10वीं खंड अवश विषय हिंदी और व्याकरण रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और वाक्य रूपांतरण। सबसे पहले आप यह जान लें, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे पूरा आशय प्रकट होता हो। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, पूर्ण आशय प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम एक किताब पढ़ता है, यह एक वाक्य हुआ। इसमें जितने शब्द हैं सार्थक हैं, व्याकरण के नियम के अनुसार सजे हुए हैं और इस वाक्य से पूरा अर्थ आशय प्रकट होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, कैसे हम पहचानेंगे उद्देश्य इसमें कौन है? तो हम वाक्य पढ़ने के बाद खुद से प्रश्न करेंगे किसके बारे में कहा जा रहा है। तो हमें वाक्य से खुद उत्तर मिलता है राम के बारे में। नहीं, वाक्य है राम पढ़ता है, तो किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। तो इस वाक्य में राम उद्देश्य है। अब उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है, राम के बारे में क्या कहा गया है? पढ़ता है। यह जो हुआ विधेय, पढ़ता है, विधेय। अब इतना तो हम जान गए। विस्तार भी आप इसका कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा राम पढ़ता है, तो कोई कहेगा कि मेरा भाई राम, राम के पहले संबंध सूचक शब्द जोड़ दिया, मेरा भाई राम। और उधर विधेय है, पढ़ता है, क्रियापद पढ़ता है, उसके पहले हमने जोड़ दिया मन लगाकर, मेरा भाई राम मन लगाकर पढ़ता है। ऐसे उद्देश्य और विधेय का विस्तार हम कर लेते हैं। और भी तरीके हैं, आप और भी उपयुक्त शब्द, उचित शब्द जोड़ करके आप विस्तार कर सकते हैं। वाक्य में हमने देखा था कि वाक्य के कुछ गुणधर्म होते हैं, जिसमें हमने बताया था आपको पहले कि इसका पहला गुणधर्म है क्रम। क्रम का मतलब हुआ कर्ता, कर्म, क्रिया। इस प्रकार से वाक्य की व्यवस्था होनी चाहिए गद्य में। दूसरा गुणधर्म मैंने बताया था योग्यता। वाक्य में जो भी शब्द लिए गए हों स्थानगत, उनकी योग्यता होनी चाहिए, तभी वह वाक्य सही कहा जाएगा। तीसरा गुणधर्म बताया गया था निरंतरता, सातत्य। और चौथा गुणधर्म बताया गया था जिज्ञासा। तो ये चार मुख्य रूप से वाक्य में गुण के रूप में
होने चाहिए। 9वीं कक्षा में आपने अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद सीखा है, पढ़ा है, आप जानते हैं। 10वीं कक्षा में आपको रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ना। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बतलाया गया था आपको, जिससे वाक्य की सरलता जानी जाए उसे सरल वाक्य कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। फिर आपने यह भी देखा था, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब आप एक उदाहरण लें, राम आम खाता है। तो आपने तो यह जान लिया कि राम उद्देश्य है और आम खाता है यह विधेय है, क्रम से सजा हुआ है, करता है, कर्म है, क्रिया है। राम कर्ता कारक, आम कर्म कारक, खाता है क्रिया वर्तमान काल, मुख्य क्रिया खाना, सहायक क्रिया है। इतना तो आप जान गए हैं। अब आप देखिए, इसमें एक ही उद्देश्य है राम और एक ही विधेय है आम खाता है। फिर मैंने कहा था कि जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो, राम आम खाता है, क्या करता है, कौन सा काम, खाने का काम। तो मुख्य क्रिया है खाना, खाता है। इसमें है जो है सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के अर्थ प्रकाशन में सहायक है। तो इस प्रकार से आप सरल वाक्य को पहचानेंगे। आपको कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे और कहेगा कि पहचानिए रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है, भेद का नाम लिखिए। तो परिभाषा के आधार पर आपको वाक्य की परीक्षा करनी, तब आप सही सही वाक्य को पहचान लेंगे। इसके बाद आप संयुक्त वाक्य देखेंगे। मैंने यह भी बताया था, जब 2 सरल वाक्य योजक से जुड़े हुए हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक हो गया जोड़ने वाला, समुच्चय बोधक, जो 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को, 2 उपवाक्यों को जोड़ता है, योजक, समुच्चय बोधक। और उसमें भी कैसा योजक, समानाधिकरण। संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण योजक होगा, क्योंकि दोनों तरफ समान स्तर के या तो शब्द होंगे या वाक्य होंगे या उपवाक्य होंगे। मैंने कहा राम आता है और श्याम जाता है। राम आता है यह एक सरल वाक्य हुआ, श्याम जाता है यह भी एक सरल वाक्य हुआ, दोनों को जोड़ता है। और इस प्रकार से बना आपके पास एक नया वाक्य, राम आता है और श्याम जाता है। यह हो गया संयुक्त वाक्य। लेकिन संयुक्त वाक्य में केवल यही नहीं, और भी रूप है। जैसे आप कहेंगे राम ने कहा कि धरती गोल है और श्याम ने कहा कि धरती चिपटी है। तो राम ने कहा कि धरती गोल है, यह मिश्र वाक्य हुआ। श्याम ने कहा कि धरती चिपटी है, यह भी मिश्र वाक्य हुआ। दोनों को और से जोड़ दीजिए तो फिर आपके सामने एक नया वाक्य आता है, राम ने कहा कि धरती गोल है और श्याम ने कहा कि धरती चिपटी है। यह जो नया वाक्य आपके सामने आया, यह संयुक्त वाक्य है। तो अब आप संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या देंगे? अब आप परिभाषा देंगे, जब 2 सरल वाक्य अथवा 2 मिश्र वाक्य योजक से जुड़े हुए हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कितना आसान है। अब आप मिश्र वाक्य देखिए, लेकिन मिश्र वाक्य से पहले उपवाक्य को जान लीजिए। वाक्य तो आप जान चुके हैं, तो उपवाक्य आप कहेंगे क्या? उपवाक्य वाक्य का हिस्सा होता है जिसमें क्रिया के पद होते हैं।
यह पूरा पूरा अर्थ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अब यहीं पर मैं आपको दो बातें मिली। जब कोई उपवाक्य स्वतंत्र होकर पूरा पूरा अर्थ दे तो वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है, और जब कोई उपवाक्य स्वतंत्र होकर पूरा पूरा अर्थ नहीं दे, अर्थात वह प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, निर्भर हो, तब उसको कहेंगे हम कौन सा उपवाक्य? आश्रित उपवाक्य। अब यहीं पर तीन बातें आप फिर जान लीजिए। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का आसान तरीका है कि इसके पहले क ह्रस्व इकार की जो अव्यय है व्यधिकरण योजक वह लगा रहता है, और अगर यह नहीं लगा रहे तो प्रधान उपवाक्य के बाद अल्प विराम रहता है, और तब आगे उद्धरण चिन्ह में कुछ बात लिखी रहती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ संज्ञा उपवाक्य पहचानने का तरीका, या तो क ह्रस्व इकार की अव्यय से जुड़ा हुआ हो तो वह संज्ञा उपवाक्य, अथवा प्रधान उपवाक्य के बाद अल्प विराम हो तो की के बदले में अल्प विराम लोग देते हैं। तो ऐसे आप संज्ञा उपवाक्य को पहचान लेंगे। अब आप विशेषण उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे? विशेषण उपवाक्य जो से शुरू होता है अथवा जो से बने हुए शब्द से शुरू होता है। उदाहरण लीजिए, मुझे एक कलम मिली जो अच्छी थी। तो जो अच्छी थी यह विशेषण उपवाक्य जो से प्रारंभ हुआ। तो ऐसे आप विशेषण उपवाक्य को पहचानेंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्रिया विशेषण वाला शब्द होगा प्रारंभ में, इससे आप पहचान लेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य को। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी खुल गई। गाड़ी खुल गई प्रधान उपवाक्य। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, यह हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रकार से आप उपवाक्य को, प्रधान उपवाक्य को, आश्रित उपवाक्य को, संज्ञा उपवाक्य को, विशेषण उपवाक्य को, क्रिया विशेषण उपवाक्य को पहचानेंगे। लेकिन परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे तो आप सही सही पहचान लेंगे। अब देखिए, इतना तो आप जान गए, तो अब आ जाइए मिश्र वाक्य पर। मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, और ये दोनों व्यधिकरण योजक से जुड़े हुए हों, तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। मतलब मिश्र वाक्य में दो प्रकार के उपवाक्य होंगे, एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य, दोनों योजक से जुड़े होंगे। ऐसे आप पहचानेंगे। अब उदाहरण लीजिए, राम ने कहा कि सूरज पूरब में उगता है। अब आप स्वयं परीक्षा कीजिए। राम ने कहा, किसने कहा? राम ने कहा। बस इतना भाग को आप अलग कीजिए और देखिए कि यह स्वतंत्र होकर पूरा पूरा अर्थ देता है। किसने कहा? राम ने कहा। तो आप इसे समझ जाएंगे, या आप समझ गए होंगे कि यह प्रधान वाक्य है। यह निर्भर नहीं है किसी पर, आश्रित नहीं है, स्वतंत्र होकर पूरा पूरा अर्थ देता है। मैंने कहा था ना, उपवाक्य में वाक्य का हिस्सा होता है, स्वतंत्र रहकर पूरा पूरा अर्थ दे
किसी पर निर्भर ना हो, तो वह बात भी है। क्रिया के पद इसमें है, राम ने कहा क्या? क्रिया भूतकाल का, सामान्य भूतकाल का रूप है वो, है ना। क्रिया कौन सी है? भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो ऐसे आप प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य के बारे में कहा कि वह निर्भर करता है, निर्भर होता है प्रधान उपवाक्य पर। ऐसे आप पहचानेंगे, ऐसे आप जानेंगे। तो कितना आसान हुआ। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न जो आपके फलक पर में आप देख रहे हैं। इतना तो मैंने जो बताया सो प्रारंभिक अंश बताया कि ताकि आपकी याद तरोताज़ा हो जाए, आप ठीक से समझ लें। जरूरी है परिभाषा को ध्यान में रखना, पहचानने के तरीका को जानना। देखिए, आपको दिया गया कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। और पहला प्रश्न है, यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो पहले आप देखिए, यह जरूर है प्रधान उपवाक्य। आगे देखिए, कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, की से प्रारंभ हो रहा है। तो यह जो भाग है यह निर्भर करता है प्रधान उपवाक्य पर। और यह क ह्रस्व इकार की इस अव्यय से प्रारंभ हुआ, योजक से, व्यधिकरण से। तो यह जो भाग है यह हो गया आश्रित संज्ञा उपवाक्य या संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ऐसे आप पहचानेंगे। दूसरा वाक्य लीजिए, रीड अंदर से पोली होती है। रीड शहनाई जो होती है ना, जहाँ से लोग फूंकते हैं, बजाते हैं, उस जगह नरकट पौधा से बना हुआ एक अवयव होता है रीड, और उसी की सहायता से शहनाई को लोग फूंकते हैं तो आवाज़ निकलती है। तो वही कहा गया है, रीड अंदर से पोली होती है। बस इतना जो भाग है यह है प्रधान उपवाक्य। आगे देखिए, मैंने विशेषण उपवाक्य में बताया था, जो या जो से बने हुए शब्द से प्रारंभ होगा विशेषण उपवाक्य। तो आगे है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। जिसके शब्द जो है जो से बना है, तो यह जो भाग है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, यह विशेषण उपवाक्य हुआ। अब अगला उदाहरण देखिए, रीड नरकट से बनाई जाती है। यह जो है प्रधान उपवाक्य है। और आगे है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। जो से प्रारंभ हुआ आश्रित उपवाक्य है। और जो से प्रारंभ होने की बात मैंने पहले बताई थी, यह पहचान है विशेषण उपवाक्य की पहचान। तो जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, आश्रित विशेषण उपवाक्य। यह भी आप पहचान गए। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें दो प्रकार के उत्तर आप दे सकते हैं। उनको यकीन है, यह हो गया प्रधान उपवाक्य। कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। कभी कभी समय का बोध करा रहा है, काल का, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है कभी। लेकिन यह निश्चित नहीं, अनिश्चित हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, और किसी समय भी। तो कभी जो है सो क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो अगर आप इसको लिखते हैं कि यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तो यह भी सही है। मैं कहना क्या चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनिए। आप कभी को हटा दीजिए। उनको यकीन है, उनको मतलब बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने की इबादत पाठ से प्रश्न दिए गए हैं। उनको यकीन है खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। कभी को हटा दीजिए।
और तब देखिए अल्प विराम है, उसके बाद का भाग है। अल्प विराम के बाद आप क ह्रस्व इकार की व्यधिकरण योजक रख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उनको यकीन है कि खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, तब यह हो गया संज्ञा उपवाक्य। अब कोई सज्जन केवल अल्प विराम देख करके ऐसा कहे कि उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, अगर आप संज्ञा उपवाक्य लिख देते हैं तो भी आपको अंक मिलेगा, लेकिन स्पष्ट कर देना होगा यहाँ पर में व्यधिकरण योजक क ह्रस्व इकार की अव्यय लगा हुआ है अथवा छिपा हुआ है, अथवा उसके बदले में अल्प विराम आया है। नहीं तो कभी को हटा दीजिए तो बिल्कुल संशय नहीं। नहीं अगर कोई कवि देख करके कोई छात्र या कोई विद्यार्थी अगर लिख देता है कि यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है, वो भी सही है। तो ये आपको थोड़ा तात्विक अंतर ध्यान में रखना होगा, तभी आपके उत्तर सही माने जाएंगे। अब आगे हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है, यहाँ तक हो गया प्रधान उपवाक्य। आगे जिसकी गमक उसी में समाई, जिसकी जो से बना हुआ शब्द है जिसकी, तो यह जो भाग हुआ जिसकी गमक उसी में समाई है, यह हो गया विशेषण उपवाक्य। अब अगला प्रश्न, खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है, यह हो गया प्रधान उपवाक्य। आगे की पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा, क ह्रस्व इकार की इस अव्यय से व्यधिकरण योजक से यह भाग प्रारंभ हुआ है, तो यह भाग हो गया संज्ञा उपवाक्य। आसान है, आप पहचान रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसे आप पहचानेंगे, समझ गए, ऐसे आप पहचानेंगे। अब आपको अगर रूपांतरण के लिए दे दिया जाए कुछ प्रश्न, तो आप कैसे रूपांतरण करेंगे? 2-4 उदाहरण देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं, कहेगा किसको मिश्र वाक्य में बदलिए। कोई विद्यार्थी लिखेगा जो यह बाल सुलभ हंसी है उसमें कई यादें बंद हैं, हो गया मिश्र वाक्य, जो से प्रारंभ हो गया। कोई ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद हैं, यह भी उत्तर सही होगा। कोई आदमी ऐसे भी लिख सकते हैं यही वह बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद हैं, यह भी उत्तर सही होगा। और कोई आदमी ऐसे भी लिख सकते हैं यह ऐसी बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद हैं, यह भी उत्तर सही होगा। मतलब जब आप मिश्र वाक्य बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि एक प्रधान उपवाक्य बन जाए और दूसरा आश्रित उपवाक्य बन जाए, है ना। तो प्रायः आप देखेंगे कि विशेषण कहाँ पर गए किसी संज्ञा से पहले, चाहे वह भाववाचक संज्ञा हो चाहे जो संज्ञा, उसके पहले कोई विशेषण होगा, वहाँ से आप उसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे, है ना। एक प्रधान उपवाक्य बना लेंगे और दूसरा आश्रित, व्यधिकरण योजक जोड़ करके ऐसे आप बनाएंगे। एक और उदाहरण देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए प्रश्न, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है, इसको बदलना है मिश्र वाक्य में। कैसे बदलेंगे? आप बदलेंगे काशी की यह प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है कि यहाँ संगीत आयोजन होते हैं,
या संगीत का आयोजन होते हैं, संगीत के आयोजन होते हैं। ऐसे काशी में जो संगीत समारोह के आयोजन किए जाते हैं उनकी एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। कोई विद्यार्थी ऐसे भी लिख सकते हैं, काशी वह स्थान है जहाँ संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। तो यह सब आपको ध्यान में रखना होगा कि आप कैसे इसको बदलते हैं। तीसरा प्रश्न बिस्मिल्लाह खां पाठ से ही है, नौबत खाने में इबादत, उसी पाठ से ये प्रश्न लिए गए हैं। बिस्मिल्लाह खां अपनी मुँह लगी शिष्या को कहते हैं एक बार, जब उसने कहा कि आपको भारत रत्न मिल चुका है, तब आप फटी हुई लुंगी पहने हुए हैं, लोग क्या कहेंगे। उसी पर हंसते हुए उन्होंने कहा था, मीठी ठिठोली, वाक्य देखिए, धत पगली ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। यह भोजपुरी टोन में है, लहजे में है ना, हिंदी का रूप। कैसे इसको बदलेंगे आप मिश्र वाक्य? देखिए, धत पगली ई भारत रत्न हमको लुंगिया पे नहीं बल्कि सहनैया पे मिला है। कोई लिख सकते हैं ऐसे भी, धत पगली ई जो भारत रत्न हमें मिला है वह सहनाई पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, धत पगली ई भारत रत्न जो हमको मिला है, जो हमको मिला है ऊ सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तो ये 2-3 प्रकार के उत्तर हमने लिख दिए हैं, बता दिए हैं, समझाया है हमने आपको। तो ये ध्यान आपको रखना है। एक और उदाहरण आप लें, काशी का नायाब हीरा हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। तो लंबा चौड़ा वाक्य आपको दे दिया गया है और बदलना है मिश्र वाक्य में। कैसे बदलेंगे, ध्यान से सुनिए। यह काशी का वह नायाब हीरा है जो, देखिए यहाँ, जो हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। ऐसे कोई विद्यार्थी ऐसे भी लिख सकते हैं, काशी का वह नायाब हीरा है जो हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है ना। पहले में हमने यह जोड़ दिया, इसमें यह हटा दिया, जरा सा अंतर। तो ऐसे आप वाक्य को पहचानेंगे, वाक्य को रूपांतरित करेंगे। 1-2 उदाहरण और देख लें आप, आपको सुविधा होगी। जैसे आपको दे देगा कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अब आप वाक्य लीजिए, बच्चों ने गाना गाया और नृत्य भी प्रस्तुत किया। यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आपको बदलना है सरल वाक्य में। कैसे बदलेंगे? बच्चों ने गाने के साथ नृत्य भी प्रस्तुत किया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बच्चों ने गाना गाकर नृत्य भी प्रस्तुत किया। गाना गाकर पूर्वकालिक क्रिया में बदल दीजिए। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, रूपांतरण करने होंगे। अब देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, उसे बुला लाओ जिसने लाल साड़ी पहनी है। यह मिश्र वाक्य है, बदलना है सरल वाक्य। तो कहीं आपको छोटा करना होगा, लाल साड़ी वाली को बुला लाओ, हो गया सरल वाक्य।
एक और उदाहरण लें आप। सूर्य के उदय होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य में बदलना है इसको, तो आप दो सरल वाक्य बना लें। सूर्य उदय हुआ और चहल पहल शुरू हो गई, हो गया संयुक्त वाक्य। एक और उदाहरण लें। माँ के प्यार करने से बालक खुश हो गया, यह सरल वाक्य है, बदलना है संयुक्त वाक्य में। दो तरीका से आप बदलेंगे, मैंने बताया है आपको, मैं बता रहा हूँ। माँ ने प्यार किया इसलिए बालक खुश हो गया। कोई ऐसे भी लिखेंगे, माँ ने प्यार किया और बालक खुश हो गया संयुक्त वाक्य। अगला, मैंने एक व्यक्ति को गाना गाते देखा, सरल वाक्य, बदलना है मिश्र वाक्य। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो गाना गा रहा था। तो इस प्रकार से आप वाक्य, उसकी परिभाषा है ना, उसके अंग, उसके गुणधर्म, उसके भेद, फिर रूपांतरण, तो आप इन सबों का अभ्यास करेंगे लिख करके। मैंने जितने उदाहरण बतलाए हैं सबों को आप लिखेंगे, खुद रूपांतरित करेंगे, मिलाएंगे, तब आप जान सकेंगे कि आप कितने पानी में, आपने कितना सीखा। धन्यवाद।